बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब विंटर की आमद है, मौसम चेंज हो रहा है। तो जब मौसम बदलता है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ साथ लेकर आता है। तो कुछ तब्दीलियाँ मस्बत होती हैं, कुछ मनफी होती हैं, यानी कि कुछ हमारे मूड को अच्छा करती है और कुछ तब्दीलियाँ हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो जब सेहत की बात करते हैं तो अपनी सेहत का खासकर ख्याल रखा करें। सुबह जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो मौसम खासा ठंडा होता है, तो ज़रा गर्म कपड़े शपड़े पहने, चाय कॉफ़ी पीकर निकला करें ताकि आपकी सेहत जो है वो ख़राब ना हो। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा आपको ये हम एडवाइस करते हैं कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें ताकि ज़िंदगी खूबसूरत रहे। खूबसूरती से हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम हमारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं जिसमें हम डिस्कशन करते हैं क्योंकि ज़िंदगी से रिलेट करते होते हैं और हालात हाज़िर को मद्देनज़र रखते हुए ही हमारे टॉपिक्स का इंतखाब किया जाता है। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मैं अपने आज के ड्रेस के हवाले से आपको बताती हूँ। आज का मेरा ड्रेस है अफशान मलिक का, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं। इनके सोशल मीडिया पेज पे जो है बहुत ज़बरदस्त इनकी पार्टी वेयर कलेक्शन, वेडिंग के हवाले से इनकी कलेक्शन लॉन्च हुई है, जो कि आपको पता है वेडिंग सीज़न है, मौसम चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें ड्रेस चेंज करना होता है। तो जल्दी से जाके अच्छे अच्छे ड्रेसेस आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट करके बाय करें और अपने इवेंट को खूबसूरत बनाएँ। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब, खूबसूरती की, जो कि मैंने बात की थी। देखिए, ज़िंदगी को हर इंसान खूबसूरत बनाना चाहता है, खूबसूरत देखना चाहता है उसमें, क्योंकि ज़िंदगी है ही खूबसूरत रंगों से भरपूर। और जब आप इस ज़िंदगी की रंगीनियों को एंजॉय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही हम इस दुनिया में आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए, तख्लीक किया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर है। कामयाबी की बात होगी, ज़िंदगी है तो कामयाबी तो होना है। अच्छा, हम कामयाबी की जब बात करते हैं ना, तो हर इंसान के लिए कामयाबी की डेफिनेशन कुछ मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जहाँ मैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करूँ, कुछ लोग होते हैं वो अगर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, अगर उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया तो वो कहेंगे मैं तो कामयाब हो गया। कुछ हैं वो कहते हैं कि हमने बड़ा घर गाड़ी बंगला लेना है और बहुत सारी आसाइशें चाहिए, अगर उसने वो अचीव कर ली तो वो अपने आप को कामयाब कहेगा। किसी ने जॉब हासिल करनी है, बिज़नेस बनाना है तो उसने हासिल कर लिया, वो कामयाब हो जाएगा। खुशी कोई से चाहिए, फैमिली में इंटरनल कुछ ऐसी बातें हो सकती है, वो अगर उसने अचीव कर ली तो वो अपने आप को कामयाब समझता है। यानी कि हर इंसान के लिए कामयाबी की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है। वहीं पे अगर मैं कुछ मनफी पहलुओं की बात करूं तो आजकल आपको पता है माशरे में किस तरह से लैग पुलिंग हो रही है, किस तरह से एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही होती है। उसके बॉस की नज़रों में खुद वाह बिटोरने के लिए दूसरों के काम में इंटरफेयर की जाती है। तो यानी कि उसकी कामयाबी को रोक के खुद आगे बढ़ जाना या उसको कामयाब ना होने देना, अगर इस अपने काम में वो कामयाब हो गया तो वो इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी समझता है। इन शॉर्ट, अगर मैं मेहमान की जानिब बढ़ने से पहले आपको बताऊं तो ज़िंदगी पूरी बहुत खूबसूरत है। हर छोटा बड़ा पहलू जो है वो हमारी कामयाबी से रिलेट करता है। आप कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट का ना सोचें, छोटे छोटे स्टेप अगर हम सोच लें और उसी को अचीव करने की कोशिश कर दें तो यकीनन हम कामयाब है। अगर हमारी वजह से कोई खुश हो रहा है, किसी की फेस पे मुस्कुराहट आ रही है, तो ये भी आपकी कामयाबी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो हम बात करेंगे, जो मुआशरे का अलमिया है, जो इस वक्त दौर हाजिर के तकाज़े हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे कि हम कामयाब होना चाहते हैं अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करके, हम कामयाब होना चाहते हैं अच्छी जॉब हासिल करके, अच्छा बैंक बैलेंस बना के, एक बहुत बड़ा घर, लग्जरी एक गाड़ी और पूरी आसाइशें हासिल करके हम कामयाब होना चाहते हैं। अगर यही हकीकी कामयाबी है तो फिर खुशियाँ कहाँ हैं? क्योंकि हम ये सब कुछ जिन लोगों के पास है वो भी कहीं ना कहीं सुकून की तलाश में तो हैं। उन्हें जो रूहानी सुकून है, जो हकीकी खुशी है, वो उन्हें नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन में वो लोग ज़रूर मुब्तला होते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे कि जनाब ज़िंदगी की जो हकीकी कामयाबी है वो क्या है और किस तरह से उस हकीकी कामयाबी का हम आगाज़ कर सकें, हम जान सकें कि हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन कैसे उसका आगाज़ कैसे किया जाए। क्योंकि इस वक्त मैं अगर यूथ की बात करूँ, 64% से ज़्यादा हमारी यूथ है कंफ्यूज दिखाई देती है क्योंकि आगाज़ नहीं पता उन्हें। तो आज यही हम इस प्रोग्राम में जानेंगे, आपको बताएंगे कि जनाब आप जो है वो एक कामयाब ज़िंदगी का, खूबसूरत ज़िंदगी का, खुशहाल ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह से कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब, यकीनन कामयाब शख्सियत हैं और जो ख़ुद इंसान कामयाब होता है वही आपको वैलिड डेफिनेशन कामयाबी की बता सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसे पहलू आप लोगों के सामने रख सकते हैं जिन पे अगर हम अमल करें, जिनको फॉलो करें
तो मैं आप हम सब कामयाब हो सकते हैं। तो जनाब हमारे साथ हैं, आप एक्स मिनिस्ट्री आईटी में भी आप रह चुके हैं, इसके साथ साथ आप सीनियर सर्वेंट भी हैं। जो हमारे साथ है सैयद समर अब्बास शाह काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सुनाएं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया समर साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया और यकीनन बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, कामयाबी के हवाले से है। हर इंसान जानना चाहता है कि कामयाब कैसे हुआ जाता है, कामयाब होने का आगाज़ कैसे है। सबसे पहले तो मैं आप ही की लाइफ से शुरू करती हूँ, आप ही से हम जान लेते हैं कि आपकी कामयाबी का क्या राज है, कैसे आगाज़ किया आपने? अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आई वाज इनवाइटेड इन सच अ प्रोग्राम जहाँ से एक गाइडलाइन और लीड मिलती है नौजवानों को, और ये अब एक ज़रूरत भी बन गई है कि जहाँ हमें एक अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स रखने हैं सामने के, और कामयाबी का पाथवे हमने रोड मैप डिफ़ाइन करना है। एग्जैक्टली। और जहाँ तक सवाल है, आपने मेरे मुतालिक ज़ाती सवाल किया, तो आई वॉज़ इन माई अर्ली चाइल्डहुड, जब से ही मैंने एक सिविल सर्विस का माइंडसेट मेरे जहन में था। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब लाइफ डायनेमिक्स बहुत होते हैं, और इस लाइफ डायनेमिक्स में आप इंस्टेंटली कोई चीज़ डिसाइड करना चाह भी रहे होते हैं, तो कुछ डाइवर्जन मूड आते हैं, एंड दे आर इनएविटेबल्स। मेरे भी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के उतार चढ़ाव आए, जहाँ पे मैंने अपना कैरियर पाथ जो है वो खुद डिसाइड किया। अच्छा जी। और एक माइंडसेट था हमारे, जहाँ पर भी नौजवान जब कोई कैरियर ओरिएंटेशन अपनी डिसाइड करना चाहता है, तो सबसे जो कंफ्यूजिंग स्टेज आती है वो कैरियर की सिलेक्शन है। और मैडम ये कैरियर की सिलेक्शन नॉर्मली पेरेंट्स, ये एक कल्चर डेवलप हो गया है कि पेरेंट्स आपको बताएंगे कि आपने क्या बनना है। यस, वेरी ट्रू। जबकि पेरेंट्स आपके ट्रेट्स आपको गाइड कर सकते हैं और वो बता सकते हैं, क्योंकि दे आर अल्टीमेटली योर जेनोम्स। बिल्कुल, वो आपका एक जेनेटिक मैकअप है, वो आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ यू आर मोस्ट फिटेस्ट। लेकिन आपकी इंक्लिनेशंस ये खुदादाद होती है, और आपने यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। तो ये फेज़ आपके अर्ली चाइल्डहुड के बाद व्हेन यू गेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेज, वहाँ पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैंने अब किस पाथवे को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो वालिदैन को भी मशवरा है वो अपने बच्चों पे इन्फोर्स ना करें कि उन्हें कैरियर सिलेक्शन क्या करना है, तो करें, उन्हें उन पे एतमाद तो करें। एक तो ये हो गया कि वो कैरियर इन्फोर्स ना करें, बल्कि एज अ फैसिलिटेटर्स वो इसको बीच में किरदार अदा कर सकते हैं। वो फैसिलिटेट करें। और एक लेफ़्ट ओवर थिंग हमारे माशरे में रह गई है, जिसकी तरफ से मैडम वी कैन नॉट गो बिहाइंड टू दैट ओल्ड रोड मैप। वो ये है कि कैरियर काउंसलिंग। आजकल मार्केट प्लेस इस तरह का है कि आपकी टैलेंट पर्टिकुलर फील्ड में है, लेकिन उसकी डाइवर्सिटीज़ उस प्लेटफॉर्म्स की इतनी आ गई हैं कि यू हैव टू डिसाइड कि मेरा मार्केट प्लेस क्या है। तो वालिदैन एक तो इन्फोर्स ना करें, दूसरा उनकी कैरियर काउंसलिंग हो। और ये मैंने देखा है अक्सर नौजवानों को कि वो अपने इंटरमीडिएट्स के बाद परेशान होते हैं कि हम प्री इंजीनियरिंग में जाएं, और एक लाउड बाइफर्केशन हुई हुई थी पिछले अर्ली 80s टू 90s कि या तो प्री मेडिकल ले लें या इंजीनियरिंग ले लें। दुनिया भर अब ट्रेड ओरिएंटेशन पे जा रही है। आपको अपना ट्रेड हुनर खुद डिसाइड करना होता है, और खुदा ने आपको कुछ सलाहियतें दी हैं। बिल्कुल, आपके अंदर सलाहियत होती है। व्हेन आई वाज कमिंग टू योर प्रीमिसेस हियर, तो आई ऑब्जर्व कि एक पोर्टफोलियो है मेकअप आर्टिस्ट का, एक है एंकर का। तो अगर यही माशरे से सारे किरदार निकाल लिए जाएं, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही सिर्फ माशरे में आपको नज़र आएंगे, और उनको जो फैसिलिटेट करने वाले हैं वो इधर मौजूद ही नहीं होंगे। नहीं है, बिल्कुल ये कैरियर, देयर आर फेमस पर्सनैलिटीज़ इन द वर्ल्ड जो अपने अपने ट्रेड्स में बहुत नाम कमा चुकी हैं। ना वो डॉक्टर्स हैं, ना वो इंजीनियर्स हैं। लेकिन ये नहीं है कि उस कैरियर्स की ओरिएंटेशन नहीं है। अक्सर मैं अपनी आपको मिसाल दे दूं, आई वॉज इंटरेस्टेड इन मेडिकल साइंसेस, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज में आज काम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। और हमारे सिविल ये स्टोरी ना काफ़ी सारे लोगों की मैंने सुनी है। और सवाल की तरफ मैं आपके वापस आऊँगा कि एक तो कैरियर काउंसलिंग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना एक प्रोफेशन रखते हैं,
लेकिन दे आर इंक्लाइन टू अदर प्रोफेशंस ऑल्सो। कहते हैं काश मैं डॉक्टर होता, जो डॉक्टर है वो कहता है कि मुझे कुछ अच्छा इंजीनियर होना चाहिए था, मुझे दाखिला नहीं मिल सका और मैं ज्वाइन नहीं कर सका। बिल्कुल, तो मैं अच्छा, किसी तो और में- अल्टीमेटली नुकसान क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? कि वो डॉक्टर तो बन जाएगा, हाँ, अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बन अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। बिल्कुल समर साहब, बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक लेनी है, सकता। ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं क्योंकि टॉपिक इतना वसी है, खूबसूरत है। कामयाबी के हवाले से नाज़रीन बात करें तो अहम मालूमात आपके साथ आज डिस्कस की जाएंगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें कामयाब ज़िंदगी, जो कि हर इंसान का एक सपना है कि वो इस दुनिया में आया है तो कामयाब ज़िंदगी बसर करे और एक पूरे आसाइशों से भरपूर ज़िंदगी उसकी होनी चाहिए, तमाम तर खुशियाँ उसके पास होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए उसने आगाज़ किस तरह से करना है, वो जो पहली सीढ़ी फर्स्ट स्टेप होता है, वो हमें समझ नहीं आ रहा था, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपकी वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हम बात करें। समर साहब हमारे साथ है। समर साहब बताइएगा कि ऐसे कौन से असूल हैं जिनको हम अपनाएं, जो हमारे स्पेशली यंगस्टर है, मैंने 64% से ज़ायद यूथ का जिक्र किया, कंफ्यूज है। जैसे आपने कहा कि मेट्रो के बाद उन्हें नहीं समझ लग रही होती उन्होंने करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, और जैसे तैसे करके अगर कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो काम कर रहे होते हैं, जिस बिज़नेस में जाते हैं, वो बिल्कुल उसके बरक्स होता है। तो कुछ ऐसे असूल बताएं ना, स्पेशली हमारे यूथ को, कि किस तरह से आगाज़ करें वो। मैं जैसे आप अभी ब्रेक से जाने से पहले मैं कुछ अर्ज़ कर रहा था कि कैरियर ओरिएंटेशन जो है वो एक नौजवान की उस स्टेज पे हो जानी चाहिए जब व्हेन ही इज़ गोइंग टू देयर इंटरमीडिएट्स। और इसमें 3 बुनियादी असूल हैं। एक तो स्पेसिफाई योर टारगेट्स, ठीक है, कि आपका टारगेट क्या है। प्री रिक्विजिट टू दैट कि आपके ट्रेड्स क्या हैं, इन व्हाट सब्जेक्ट यू आर फीलिंग वेरी कंफर्ट। बाज़ लोग जब ए लेवल या ओ लेवल में पढ़ रहे होते हैं, दे आर इन द स्टडी लेवल, तो वो कोई सब्जेक्ट उन्हें पढ़ते हुए बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं और किसी के लिए वो टाइम निकालने के लिए तैयार ही नहीं होते ऐसे ही। एंड वो ऐसा बोझ समझ के उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरी इंक्लिनेशंस क्या हैं। बिल्कुल, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है। अंदाज़ा हो जाता है और वालिदैन भी गाइड आपको कर देते हैं। आप इस सिलसिले में पेरेंट्स से बात करें, बताएं कि मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल और मेरी इंक्लिनेशंस ये है। हमारी एक जानने वाले हैं, तो उनसे बात हो रही थी इसी मौजू पर, तो मैंने बताया कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, तो या आप उसको क्या देखना चाहती हैं, तो देवर वॉइड एंड ब्लैंक। वो कहते हैं जब आगे आएगा, जब बड़ा होगा तो सोचेंगे, देखा जाएगा। नहीं, वो बड़े ही थे माशाल्लाह से, तो अभी वो लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ नहीं पता होता है। दैट इज़ अ डायलेमा, दैट इज़ अ डायलेमा। और आपको अपनी ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए। आप वालिदैन से बात करें, उन्हें बताएं, एक कम्युनिकेशन गैप खत्म हो नौजवान और वालिदैन के दरमियान। इस मोबाइल फ़ोन से निकलेंगे जी, और कमरों से निकलेंगे। और मैंने तो ये देखा है कि कैरियर एजुकेशन में ना आपके इन फील्ड टीचर्स उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ना वालिदैन से ये मौजू कभी डिस्कस हो रहा होता है। लेकिन अब वालिदैन बहुत अवेयर हो गए और वो एक ओपन डिस्कशंस अपने बच्चों से करने लगे हैं कि आप अच्छा, इसमें कहीं पर भी, जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया कि जहाँ ये देखा जा रहा होता है कि किस मार्केट प्लेस में ज़्यादा मुझे कमाई हो सकती है, बिल्कुल ऐसे तो हो सकता है कि आपकी इंक्लिनेशन हो लेकिन उसमें पैसा ना हो। लेकिन अल्टीमेटली आप बड़ी बायोग्राफी से स्टडी करें कि मार्केट प्लेस ना होने की बावजूद भी कुछ ऐसे बंदे अपनी हाइप पर गए हैं कि दे वर एट अ रेयर कि वो उससे डिस्टिंक्ट किया उन्हें अपने आप को। शेफ्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं, जहाँ पे आपको उनका मयार का आपको कोई खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, इसी वजह से कि उन्हें ओरिएंटेशन अपनी पता थी। और पैसा, अब आप बहुत से ऐसी मार्केट प्लेस देखें जहाँ पैसा बहुत है, लेकिन वहाँ कैरियर ओरिएंटेशन भी अच्छी होगी और कैरियर प्रोग्रेशन भी अच्छी होगी, लेकिन उस लड़के या लड़की में टैलेंट उसका नहीं होता है। तो जब वो दूसरे मार्केट प्लेस में उसको डिसाइड करके अपोजिट डिसीजन करती है,
تو وہ وہاں پہ دے کین ناٹ سروائیو، اور موسٹ فٹسٹ والا جو ڈارون کی تھیوری ہے ہاں کہ وہ موسٹ فٹسٹ وہاں نہیں ہو پا رہی ہے، نہیں ہو پاتی، نہیں اس میں اس کو پھر وہی مایوسی کہ ہمیں مایوسی، اچھی جاب نہیں اور مل پھر رہی، ایک اچھا کام ڈیپریویشن، نہیں۔ ایک سینس آف ڈیپریویشن یہ ہوتا ہے کہ یار میں اسی فیلڈ میں، مجھ سے آگے تو بہت سارے لوگ ہیں، ہاں کیونکہ آپ نے اپنی کیریئر انکلینیشنز کے خلاف فیصلہ کیا۔ ایسے ادر سائڈ اگر وہ ایسی فیلڈ میں جوائن کرتی ہاں تو دے کین بی اے ڈسٹنکٹ پرسنالٹی، بالکل اور ایسے لوگوں نے کیا ہے۔ مارکیٹ کو مارکیٹ اکانومی پہ نہیں گئے، وہ مارکیٹ کیپٹلزم جو انہیں سیلریز آفر کر رہے تھے اس پہ نہیں گئے، انہوں نے اپنا ہی ٹیلنٹ یوز کیا اور ایز اے انٹرپرینور، اسٹارٹ اپ اور سیلف بزنس اینٹی، آج وہ دے آر دیکھ رہے کہا بالکل ایسے۔ اچھا یہ جو فرسٹ دے اسٹیپ آر ہے ان دا نا، لائم لائٹ آف بزنس اینٹیز، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا پاتھ وے ڈیسائیڈ کیا۔ بالکل، اور رسک لیا۔ تو اچھا پھر لیکن آپ کا ایک کوشچن اس کے ساتھ سپلیمنٹری تھا کہ وہ کیا ترقی کی چیزیں ہیں جو آپ ہے، ایک تو میں نے بتا دیا سلیکشن اور آپ کے گول ہو، اس کے بعد کنسسٹنسی، فوکس کھول دیتے ہیں لوگ، بالکل آپ کنسسٹنٹ نہیں رہتے، نہیں، آج صبر نہیں ہے نا ہمیں، تو فوراً جی انسٹنٹ ریزلٹ چاہیے۔ انسٹنٹ ریزلٹ چاہیے اور ایک ٹی بیک سولوشن چاہیے۔ ہاں یس، اب یہ کیریئر ٹی بیک سولوشن نہیں ہے، آپ کو اس میں ایک کنسسٹنسی اور فوکس رکھنا ہوتا بالکل ہے۔ ایسے ہی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کیریئرس میں بہت سے آپ ڈاکٹرس کی مثال لے لیں، جب وہ اپنا بیسک میڈیکل ایجوکیشن ختم کرتے ہیں تو ایف آر سی ایس اور دوسرے جو ان کے اسپیشلائزڈ ایریا ہیں وہاں ٹریننگ کرنے کے لیے وہ آگے پرسیو نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے صرف میڈیکل پروفیشن کو ڈاکٹر بننے کے لیے یوز کیا ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن ان کی فیلڈ وہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو یہ ڈسٹنکشنز لے جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی انہوں نے وہاں تک ہی تھی اور کنسسٹنس اور فوکس نہیں رہے، تو سب سے پہلے گول سلیکٹ، آپ کی گول اورینٹیشن آپ کی ہو، کیریئر کاؤنسلنگ ہو، کنسسٹنسی ہو، اور کنسسٹنسی میں کبھی آپ نے ہار نہیں ماننی ہے۔ میں نے دیکھا ہے آپ ایون اسپورٹس جرنلزم کو اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہو تو ایسے اسپورٹس مین کی مثال ہے کہ جہاں ان کے بالنگ ایکشن کی وجہ سے یا بیٹنگس میں کچھ پرابلمس کی وجہ سے انہوں نے کنسسٹنسی نہیں کھوئی اور آج وہ ایک کامیاب اسپورٹس مین ہے۔ یہی چیز تو بتانے کی ہمارے آج کے بچوں کو ضرورت ہے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ اس ہار کو، اس ناکامی کو ایک سبق کے طور پہ لیں، آپ دیکھیں کہ کہاں پہ خامیاں رہ گئی تھی، اس کو آپ ریپیٹ نہ کریں اور اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہیومن فلسفی بھی میڈم یہی کہتی ہے، انسانی 5000 سال انسانی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جو لوگ کنسسٹنس رہے ہیں، جنہوں نے ہار نہیں مانی ہے، اور یہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ پہلی ناکامی آپ کی سیڑھی ہے کامیابی کے لیے۔ اگر آپ نے ناکامی نہیں دیکھی تو آپ کو کامیابی کا مطلب نہیں پتا ہوگا، اور آپ کو وہ مزہ بھی نہیں آئے گا کامیابی کا۔ دیکھیں آپ کو ایک لیول پہ پہنچنے کے لیے بار بار گرنا پڑ سکتا ہے، بار بار ہار مارنی۔ ناکامی اور صرف یہ ایگزامز میں فیل ہو جانا یا لو مارکس لے لینا یہ ناکامی نہیں ہے، ناکامی تو آپ کی ایک پریکٹیکل پروفیشنز میں جہاں آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہ ہوا ہو، مثلا آپ کو ایک پروجیکٹ تھا جو آپ نہیں کر پائے تو آپ اگلے پروجیکٹس کے لیے ایک سکسیس سیڑھی آپ کو اویلیبل ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو ایک ایکسپیرینس مل گیا نا، آپ کو آئیڈیا ہو گیا۔ پیپل موسٹلی لاس دیئر ہوپس ایٹ فرسٹ، یس، وہ آگے نہیں بڑھتے، کہتے ہیں ابھی اس میں لاس ہو گیا، چھوڑیے اب آگے کیا کرنا، ہو سکتا ہے اگلا سٹیپ ان کی کامیابی کا، لیکن وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کامیاب زندگی جو ہے وہ صرف پیسہ ہی ہے، ٹرو؟ ہیومن ہسٹری ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ صرف پیسہ ہی کامیابی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان ریڈنگ بایوگرافیز، اور ایسی پرسنالٹیز کی بایوگرافیز کی جو فائنینشیل کرائسس کا شکار رہے، زبردست، اور ان کے پروفیشن میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن دیئر ڈیڈیکیشن، دیئر کنسسٹنسی، جب اس میں انہوں نے کنسسٹنسی دکھائی تو دے اچیو لاٹ مور فرام ایکچوئل مینس۔ ایکچوئل مینس آپ کے کیا ہیں؟ ایکچوئل مینس کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا ملا لیکن آپ کو ایک ریئل ہیپینس اس سے آئی۔ وہ جو میں نے بات کی نا، حقیقی کامیابی۔ اب سائنٹسٹ سٹنگ ان لیب، اور جب ایڈیسن بلب بنا رہے تھے تو ایکسپیریمنٹیشن، تو ان کی کئی اٹیمپٹس فیل ہوئی تھیں، لیکن ان کا ریئل مینس، فائنینشیل مینس اس کے پاس اتنے نہیں تھے، لیکن جب وہ انوینشن ایٹ مٹیریلائز ہو گئی تو آپ بتائیں اس سے بڑی کوئی خوشی ہوگی؟ تو
तो पैसा खुशी नहीं है, जैसा आपने कहा कि बहुत से जो पोर्टफोलियो रखने वाले वेल्दी लोग हैं वो अपने खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और सामने। कुछ ऐसे हैं जो मसीहा हैं और लेकिन खुश हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो लोगों की को हेल्प करने के लिए में भी ये खुशी होती है, आपको अपने प्रोफेशन में एट हायर लेवल अचीव करने में भी खुशी होती है। तो इसका पैसे से या मटीरियलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं या ओवरऑल नाजरीन के लिए अगर मैं आपसे इसका जवाब मांगूं तो कामयाब ज़िंदगी के लिए हमें किस्मत पे बिलीव करना चाहिए या मेहनत? अच्छा, ये एक दैट बिकम लॉन्ग डिस्कशन ऑफ डिबेट कि ये किस्मत और लक जो है, कुछ लोग बहुत सारे लोग कहते हैं ना किस्मत में होगा तो हो जाएगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अच्छा, किस्मत पे भी हो जाएगा, उसके लिए हॉरोस्कोप, लेकिन मेहनत नहीं करनी। अच्छा, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा बिजनेस चमक रहा है वो हॉरोस्कोप्स वालों का। बिल्कुल ऐसे। और रोज़ कोई अपना हाथ दिखाने जा रहा है, कोई अपना पेपर्स में अपने जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैंने देखा है वो भी अपने हॉरोस्कोप्स को देखने लगे हैं और ये और कहते हैं। अच्छा, फिर एक डिबेट भी रही है कि वो लक आपका है या कुछ है, और फिर कुरान मजीद ने भी फरमाया कि जैसा गुमान करोगे वैसा ही होगा आपके एग्जैक्टली। और रिस्क, क्योंकि जो है हमारे लोग ये रिस्क से मुराद लेते हैं देयर फाइनेंशियल मीन्स। मैंने बताया कि रिस्क से मुराद ये है कि आपकी सेटिस्फिकेशन जो आपको अपने प्रोफेशन से आ रही हो, ये भी आपका एक रिस्क है। बिल्कुल ऐसे। और तो कामयाबी के लॉट ऑफ मीन्स है, लेकिन सवाल की तरफ मैं आऊँगा कि हमें अब ये सोचना पड़ेगा आज की यूथ को कि अगर हम सिर्फ पैसा ही हमने अपने पाथवे डिसाइड करना है तो फिर कैरियर आपको छोड़ना पड़ेगा। कैरियर एक प्रोफेशन एक डिफरेंट एक पाथवे है, और पैसा जो है यकीनन एक वक्त की ज़रूरत है। सब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम आपसे इन डिटेल जानते हैं कि पैसे के पीछे भागें, किस्मत जो है उसको साथ रखें या मेहनत की तरफ आएँ ताकि कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ हम कर सकें। नाज़रीन, इस पे बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिस पे बात करें, कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह से करें। यकीनन मैं, आप, हम सब अगर हमसे पूछें कि आप कामयाब ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो यकीनन सबका जवाब जो है वो हाँ में होगा कि यस हम चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो परेशान रहते हैं या जो मुश्किलात का सामना करने से कतराते हैं, घबराते हैं, जो है वो नाकामी से डर जाते हैं और इस डर की वजह से वो आगाज़ नहीं कर पाते। तो आज उन्हीं लोगों के लिए ये स्पेशली प्रोग्राम है कि उन्हें अंदाज़ा होगा कि जनाब आगाज़ करना, अगर आपको नाकामी का सामना है तो वो तो आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है और ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। इसी पे बात करें। समर साहब साथ हैं। समर साहब, बात हमने की थी, पूछा था आपसे कि किस्मत पे लोग बहुत सारे बिलीव करते हैं, तो बताएं कि कामयाब होने के लिए, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए किस्मत का सहारा लें या फिर मेहनत करें, तो वह बात मुकम्मल कर लीजिए। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि दैट बिकम अ वेरी डिबेटेबल कन्वर्सेशन, लेकिन जो रियलिस्ट्स लोग हैं वो लक जो है उस पर उनका इंक्लिनेशन इतना नहीं है। द फिलोसोफर, थिंकर, लाउड स्कॉलर्स वो यही कहते हैं कि और ख़ुद जैसे आपने एक आयत का हवाला भी दिया कि अपना मकाम वो ख़ुद बिल्कुल बनाते हैं। हाँ, ये एक फैक्टर है कि व्हेन यू गेट अ चांस, जब आपने एक अपना मकाम बना लिया हो तो उसको मज़ीद फ्लोरिश करने के लिए वो अल्लाह ताला का बिल्कुल इसको शायद इसको एंड दैट हरकत में बरकत एंड दैट एनालॉजी हैज़ बिकम अ कंफ्यूजिंग। वो लोग इसको लक कहते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला का फजल इसमें शामिल हो जाए तो वो आपका अपना फजल तो शामिल करता है खुदा, लेकिन जो इनिशिएट करना होता है वो आपने खुद, यानी कि आप मेहनत करेंगे, हरकत करेंगे तो उसमें बरकत आएगी ना। वो एग्जाम्पल भी देते हैं ना, हीला करते वसीला बने, पंजाबी में अक्सर हमें ये एग्जाम्पल्स भी सुनने को मिलती है। तो जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, ये जो लक की एनालॉगी है मोस्ट कन्वर्शियल, ये बेसिकली खुदा का फजल होता है। लेकिन उससे पहले जब आप इनिशिएट करते हैं तो आपकी मेहनत देखते हुए आपको हिदायत भी हो रही होती है और हेल्प भी हो रही होती है खुदा की तरफ। लेकिन वो पहले इरादा भांप लेता है इंसान का और उसके बाद उसकी अमली कोशिश पे भी नज़र होती है। तो अगर पहले ही ये फैसला किया जाए
कि मेरे साथ लक है ही नहीं, हाय मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी ये तो भी लोग किस्मत बहुत ही कहते हैं ना ऐसी कि है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। और वो नेचर को उसका फॉल्ट ठहराना। हो सकता है कि यू रिविजिट योर ओन पाथवे, आप उसको देखें, रिविजिट करें कि मेरे में क्या गलती ऐसी थी। और बहुत से जो कामयाब होते हैं, जिस जो कहते हैं कि अल्लाह ताला का बहुत फजल है हम हाँ। पर, तो फजल ये होता है कि उनकी अपनी 50% अपनी भी कोशिश होती है। बिल्कुल, और हर हाल में मुझे लगता है कि हमें हर हाल में एक तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए होते जी, अपने आप को या अपनी किस्मत को ब्लेम नहीं और करना। नेमत की ज़्यादती में शुक्र ही वाइड फंडामेंटल वेरी ट्रू। की है। यस। बाज़ लोग बहुत कुछ होने के बाद जैसे आपने बताया कि एक इसका रिलीजन वर्जन भी है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपने नेमत का शुक्र जो है वो आपके हिस्से में अगर नहीं आया, तो फिर वो नेमतें आहिस्ता आहिस्ता कम भी होना शुरू होती हैं। यू मे जो डिप्राइव्ड दे ऑफ दैट। सकता है वो ले भी सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जब तक आप वो लोग जो खुदा के वजूद को ही नहीं मानते, लेकिन वो कंसिस्टेंट हैं, डेडिकेटेड हैं, तो खुदा क्योंकि सबका ही है, तो वो डेडिकेशन मेहनत तो सभी की देख रहा सभी की, है। बिल्कुल। हाँ, ये है कि उसका फजल जो है वो तमाम आलमीन के लिए, इंसानियत के लिए। यहाँ पे मुझे ये भी बताइए कि ऐसे लोग जो गैर जिम्मेदाराना अंदाज रखते हैं, तो क्या ये उनकी ज़िंदगी में रुकावट की वजह बन सकती है? जी, चाहे वो एक कामयाब शख्स हो, चाहे वो कभी किसी फेज़ में नाकाम रहे हों, दोनों में यही फैक्टर्स प्ले करता है। जिम्मेदार होना ज़रूरी है। जी, और किसी ने जनाब अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि इंसान की कीमत क्या है, तो मैं वो जवाब सुन के वाकई मैंने ये सोचा कि ये जवाब एक कौले मासूम से ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। आपने कहा इंसान की कीमत उतनी है जितना जितना वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार जितना शख्स है उतनी ही वो, और आप देख लें कि जो आपको बड़े कीमती पर्सनैलिटीज़ मिलेंगी वो उतने इतने जिम्मेदार। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत इसका जवाब आपने दिया। गुस्सा और मनफी रवैया इस वक्त मुआशरे में अरूज पर है, तो क्या इसको साथ लेकर हम एक कामयाब ज़िंदगी का सपना देख सकते हैं? बेसिकली आपको ये रवैये तो इंसान की नेचर्स में है कि जहाँ गम है, खुशी है, वहाँ गुस्सा भी नेचर, हमें इसे चैनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही मनफी रवैये इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको एक ऐसे ट्रैक पर लाना पड़ेगा कि जहाँ सिग्नल्स पे हम रुकने के भी आदी हों, और सब्र हो हमें, और हमें सब्र भी हो, और उस सिग्नल्स पे हम अपनी रफ्तार को मेंटेन करने के भी आदी हों। तो अगर हमने इन जज्बात को, जो नेचुरल बिहेवियर्स हैं, अगर इसको किसी ट्रैक पे ना रखा, तो यही ट्रैक अनफोल्ड होकर हमारी तबाही का भी बाइस बन सकता है। आपने देखा होगा कि गुस्सा, गम, खुशी ऐसे जज्बात, ज़्यादा खुशी में भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और ज़्यादा गुस्से में भी कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो बेसिकली इसी वजह से है कि आपने एक्सट्रीम्स लेवल पे टच नहीं करना किसी चीज़ को। यू हैव टू मैनेज यू एंड फ्रेम इक्विवेलेंस फ्रेम। आपने एक इक्विलिब्रियम जो है वो इसको मेंटेन करना है। ये तवाज़न अगर ज़िंदगी में कायम नहीं रहेगा तो नाकामी और कामयाबी, इसके दो पॉइंट्स बैलेंस नहीं कर पा रहे, नहीं, इसके दो किनारे हैं। यू कैन फॉल आइदर साइड। यस, दोनों को अगर मेंटेन नहीं किया तो कामयाब पर्सनैलिटीज़ की जो आप बात कर रही थी, ओरिएंटेशंस बता रही थी, तो बायोग्राफी में ये है कि उन्होंने इन जज्बात को बड़ा राउट किया है। और जाहिर है जब नाकामी हो तो आपको गुस्सा भी आता है, और एक के बाद अगर एक हो तो उससे पे तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उस पे तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सकेलेट कर जाती है। तो आपने बड़े लोगों ने इसको कंसिस्टेंसी दिखाई है। मुझे लगता है कि हमारे आज के नौजवानों को ना सिर्फ ये जो हमने एक्टर और एक्ट्रेसेस को हमने अपना रोल मॉडल अनफॉर्चुनेटली बना लिया, इनसे निकल के जो बिजनेसमैन है, जो ऐसी शख्सियत हैं जो कामयाब हैं, उनकी लाइफ की जो हिस्ट्री है वो रीड करवानी चाहिए, उनको रोल मॉडल्स बनाना चाहिए ताकि पता चले कि कामयाब कैसे होते हैं। बल्कि हमारे तो इस्लामिक पोर्ट्रे में अगर आप देखें तो जितनी जिम्मेदारी है उतना सब्र है। बिल्कुल ऐसे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हदफ बहुत आला था, तो उतना ही ज़्यादा सब्र था। तो मकसद जितना बड़ा होगा, सब्र आपको उतनी दिखाना होगा। तो हमें तो हमारी खुद इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसी मिसाल मिलती हैं कि जहाँ इमाम अली मकाब ने एक हदफ के लिए उतना ही सब्र और बर्दाश्त किया, जहाँ पर हुर ने आपकी जब घोड़े की लगाम करके गुस्ताखी करबला हमारे सामने सब्र की, तो आप देख लें कि जहाँ जितने जिम्मेदारी इमाम हुसैन के कांधों पे थी, उतना ही सब्र का
पैमाना भी ज़्यादा था। बिल्कुल ऐसे ये और ये जिम्मेदारी भी थी, तो हर जिम्मेदार शख्स को उतना ही साबिर होना पड़ेगा, हाँ, उतना ही ज़्यादा अपने उसको गुस्से पे कंट्रोल करना होगा और मनफी रवैयों से दूर रहना होगा। तहम्मुल मिजाजी उसमें होनी हाँ। चाहिए। और ये मैंने एक मिसाल आपको दे दी, तारीख़ की आला तरीन किताबों में रिकॉर्डेड है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र उनकी ज़िम्मेदारी की वजह से। बेशक। ओवरऑल पैगाम क्या देंगे आप हमारे यूथ को, हमारे नाज़रीन को? कामयाब हर इंसान होना चाहता है, चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, सबकी यही ख्वाहिश है कि कामयाब ज़िंदगी। सबसे तो आप पहले टैलेंट ट्रेट्स फाइनलाइज करें कि मेरे टैलेंट ट्रेट्स किस तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये मत देखें कि मुझे कितनी नाकामियाँ आ रही हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड, और दूसरा डिसीशंस, आपको डिसीजन टाइम पे लेने पड़ते हैं। टाइमली डिसीशंस ना हो तो उन डिसीशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। आपने जो करना है पहले अपनी इंक्लिनेशंस और एक स्ट्रेटजी गोल, और फिर दूसरा उस पर कंसिस्टेंस रहना है। कंसिस्टेंसी, और अगर उसमें इस्तेहकाम आपके मकसद में रहेगा तो वो आप मकसद तक पहुंचने के काबिल हो सकेंगे। बहुत से ऐसे मिसालें हैं जहां पर लोगों ने इसको छोड़ा, अपनी इस जद्दोजहद को और जहद मुसलसल से विड्रॉ किया और वो मकसद तक नहीं पहुंच सके। मेरे नौजवानों को एक ही नसीहत है कि इस्तेहकाम और अपने मकसद को आइडेंटिफाई, पहले तो गोल आइडेंटिफाई करना है और उस पे फिर नो गिव अप ना करें। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, गिव अप नहीं करना। थैंक यू सो मच समर साहब, वक्त दिया आपने, इतनी अहम मालूमात शेयर की। यकीनन नाज़रीन, कामयाब ज़िंदगी का राज यही वो तमाम तर बातें हैं। ये बहुत बड़े पहाड़ आपने नहीं तोड़ने, ये छोटे छोटे काम हैं जो अगर आप इसको ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें तो देखिएगा जिस कामयाबी का हम जिक्र करते हैं, जिस कामयाबी के हम ख्वाब देखते हैं, सपने सजाए होते हैं, वो ख्वाब सच होने में, पूरा होने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आप उस तरह की सोच तो रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक की जाने पर, ब्रेक के बाद अगले जो हमारे मेहमान हैं, कामयाब ज़िंदगी की हमने बात की तो इसी से रेलिवेंट अगले हमारे मेहमान भी हैं जो कि कामयाब हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, टीवी चैनल्स पे आप उन्हें देखते हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी ये कामयाब ज़िंदगी का क्या राज है, क्या उनकी स्ट्रगल रही और किस तरह से वो आप लोगों को गाइड करते हैं। इस पर बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। सच सवेरा, आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है, बल्कि आज टॉपिक कोई नहीं है, बल्कि आज जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो हमारे जो मेहमान हैं हमारी ही इंडस्ट्री से हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से हैं। देखिए, आप ड्रामे में तो लोगों को देखते रहते हैं, उनके किरदार में आप उन्हें देखते हैं, डिफरेंट अपने आप को एक किरदार में ढालना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और हम सोचते भी हैं कि एक इंसान वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इतना पोलाइट दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार है, लेकिन जब हम डिफरेंट ड्रामाज़ में उन्हें देखते हैं, डिफरेंट किरदार में हम उन्हें देखते हैं, तो एक सवाल माइंड में ज़रूर आता है कि किस तरह से अपने आप को इतना एक्यूरेट उस किरदार में ढाल लेना कैसे पॉसिबल हो जाता है। तो ये सवाल हम सबके माइंड में आता है, लेकिन इसका जवाब हमें वैलिड नहीं मिलता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल जो आपके माइंड में आते हैं कि इस ड्रामा इंडस्ट्री में आना, ग्लैमरस की दुनिया में आना, एक फ़ैशन इंडस्ट्री में आना कैसे पॉसिबल हो जाता है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ये जो एक्टिंग स्किल्स होती हैं ग्लैमरस की दुनिया में आने की, एक चार्म जो हमें होता है, क्या ये बाय बर्थ हमारे अंदर आ जाता है या फिर इस टीवी को देख के, मीडिया इंडस्ट्री को देख के ये शौक़ हमें पैदा होता है? ये सवाल आजकल के जो नौजवान हैं उनको ज़्यादा ये खटकते हैं, लेकिन वैलिड जवाब नहीं मिल पाते। तो इसीलिए आज हमने हमारे इस सच सवेरा में ऐसे मेहमान को बुलाया है जो आपको आपके इन तमाम तर सवालों के जवाब देंगे, आपको बताएंगे कि ग्लैमरस की दुनिया में आना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। एक्टिंग की बात करें तो किसी कैरेक्टर में ख़ुद को इन्वॉल्व कर लेना किस कदर मुश्किल हो जाता है, या फिर उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, या ये बाय बर्थ आप में ये एक्टिंग स्किल्स होती हैं कि आपको मुश्किल पेश नहीं आती हैं। या इसके साथ साथ देखें तो जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, ग्लैमरस की दुनिया में आते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में आते हैं, तो कुछ आपको तल्ख चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन कैसे ये सारे सिनेरियो को आपने कंट्रोल करना है और अपने गोल्स के ऊपर आपने डटे रहना है। तो जनाब, ये कुछ सवाल हैं जो हम सब जानना चाहते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री एक्चुअली, ग्लैमरस की दुनिया इतनी खूबसूरत लगती है, ड्रामा देखते हैं, पूरा वीक इंतज़ार करते हैं, फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ ड्रामा लगना है तो देखना ही देखना है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी, जो हिस्ट्री है, वो क्या होती है, ये आज आप लोगों के सामने रखेंगे जनाब। और इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही नामवर, एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत
ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں سچ سویرا کے, جنہیں آپ ڈفرینٹ چینلز پہ ڈفرینٹ ڈراماز میں دیکھتے ہیں, اور کبھی بڑے اچھے پولائٹ انداز میں, کبھی غصے میں آ جاتے ہیں. تو ایکچوئل میں کیا وہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہیں یا نہیں, یہ تو ان سے بات کر کے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. جناب ہمارے ساتھ ہیں جی راشد خان صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو. بہت شکریہ راشد صاحب, آپ نے آج وقت دیا. مانتے ہیں آج کل اداکار بہت مصروف ہیں, تو اس مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. آپ سے بہت آج باتیں کریں گے ناظرین کے لیے, کیونکہ یقیناً آپ ان کے پسندیدہ ہیں. کچھ ایسے سوال جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں, وہ آپ سے جانیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کے ڈراماز کے کچھ کلپس ہم نے جو ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھانے ہیں, وہ دکھاتے ہیں, پھر آپ سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی پلے کیجیے. سنو, جب ایک عرصے سے اس علاقے میں ہر قسم کی سیاسی سرگرمی بند ہے, کسی کا پوسٹر نہیں لگتا, تو پھر یہ حرکت کون کر گیا ہے؟ کون ہو بھائی؟ اٹھو جلدی. یہاں کیوں سو رہے ہو؟ کیوں یہاں سونا منع ہے؟ سختی سے منع ہے. آپ کی یہ تجاویز مجھے پسند آئی ہیں. آپ یہ پرپوزل جہاں چھوڑ جائیے, میں اسے منسٹر صاحب تک پہنچا دوں گا. تھینک یو سر. پاپا آپ کیوں چھپا رہے ہو؟ جب اتنے بڑے بڑے کام کھل کے کرتے ہو تو اسے بھی کھل کے پیو. پاپا آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا. جب کتا بھونکتا ہے تو اسے ہڈی ڈالتے ہو یا خود بھونکنے لگ جاتے ہو؟ وہ سر میں شکور کو کچھ خاصا جانتا تو نہیں ہوں, لیکن وہ ڈرائیور بڑا اچھا ہے. رکو ایک منٹ, کیا مطلب؟ وہ کوئی ٹارزن کا پتر ہے, آپ اسے ہیرو بنا رہی ہو. بدلو کہانی کو, لکھو پولیس کو دیکھ کے وہ بھاگا اور پولیس نے اس پہ فائرنگ کی. جی ناظرین, آپ نے ایک ڈرامہ کا کلپ دیکھا, اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کردار میں خود کو ڈھالنا اور کبھی پولائٹ ہو جانا, کبھی ایک دم سے غصہ کر جانا, اور جو انہوں نے ایک یہاں پہ چپیڑ لگائی ہے, یہ میں لازمی پوچھوں گی ایکچوئل میں تھی یا بس ڈمی تھی, اس پہ بات کریں گے. راشد صاحب آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بتائیں ناظرین کو کہ اس فیلڈ میں گلیمرس کی دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, بڑے تلخ سوال مائنڈ میں آتے ہیں. آپ کو کیسے شوق لگا اس گلیمرس کی دنیا میں آنے کا؟ میں بھی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کوئی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. ہسٹری اس کی واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں, یہ ایک حادثہ تھا چھوٹا سا. حادثاتی طور پہ آ گئے آپ. یہ آنیسٹلی اچھا ہوا یوں کہ جم میں ہمارے ایک دوست ہیں آصف شاہ صاحب, ہاں بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں, جمعہ فیم. ٹھیک ہے. تو ان سے مذاق میں بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا یار آپ سے اچھا تو میں ایکٹر ہوں. ہاں تو انہوں نے کہا اچھا تو دیکھ لیں گے. ہاں دیکھتے ہیں, دیکھ لیں گے. اچھا چلیں, یہ بات وہاں ختم ہو گئی. دوسرے دن وہ آئے تو کہتے یار ایک پلے ہے تو تمہارے لیے میں نے ایک کریکٹر نکالا ہے. جمال شاہ صاحب سے میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام آباد کی ہسٹری کا ایک بڑا پلے تھا پنجا شکنجا. یہ سب لوگ آرٹسٹ ہیں, مور دین 60 آرٹسٹ ہیں ادھر. علی سلیم تھے اس میں, نعیمہ بٹ جیسے آرٹسٹ اس میں موجود تھے, سعید انور, بہت فیم والے آرٹسٹ. تو جمال شاہ صاحب نے خود بھی اس میں کام کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے یار اس میں نے بات کی ہے, تو ادھر آئے, ایک جلاد کا رول ہے, تو نے سے وہ کرنا ہے. جلاد کا؟ جلاد. ہائے اللہ, وہ پتہ نہیں میرا چہرہ ہی ایسا ہے. کتنا خطرناک رول. تو ہاں, تو میں نے کہا شاہ جی, میں سمجھا شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, اور میں نے کہا یار آپ مائنڈ کر گئے میری بات کا. میں نے کہا ایسے ہنسی میں بات کی ہے, تو آپ کہتے نہیں یار میں سیریس ہوں. تو تم, میں نے کہا یار آپ یہ سوچنا بھی نہ کہ میں پلیز میں کام کروں گا, یہ تو کرنا تو دور کی بات ہے, اس کا سوچنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں. اچھا. تو ایک میں نے رف سا ایک ورڈ بولا جو ڈیفینیٹلی اس کا مجھے آج بھی افسوس ہے تھوڑا سا, ادھر بیان نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے مجھے کہا یار سن میری بات سیریس ہو کے, تو نے آج 2 بجے ریہرسل پہ آنا دیکھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, کری نہ کری. اچھا, لیکن دیکھنا ضرور ہے. ادھر کا ماحول دیکھو آ کے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلیں, اب ناراض ہو رہے ہیں تو چلے. تو میں 2 بجے ادھر چلا گیا PNCN, آرٹسٹ وغیرہ آئے تھے, ریہرسل ہو رہی تھی. دیکھا
वापस आ गए। सेकंड डे उन्होंने कहा तुमने आना है, ठीक है। फिर चला गया। हाँ। तो मैंने अपनी मिसिस से बात की कि मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, तो आसिफ शाह तो बाकी सीरियस है और वो इसमें माइंड भी कर रहे हैं। हाँ। गलती होगी मुझसे एक बात करके। मैंने बात कर दी। तो मिसिस हंसने लगी, साथ बेटियां थी, उन्होंने भी कहा कि पापा चले जाएं। हाँ। हरज किया इसमें, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा अच्छा चले जाते हैं। ठीक 2-3 दिन जाता रहा। हाँ। तो जमाल शाह साहब थे, आसिफ शाह ने मेरा तारुफ करवाया और कहा कि ये कैरेक्टर करेंगे। उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही चाहिए हमें। हाय। अच्छा एक तो वैसे अजीब सा लगा, हाँ क्या अच्छा है, क्योंकि मैं जिल्लाद दिखता बिफोर हूँ। दैट मैं एक्टर तो था नहीं कि मैं अपने आप को उसमें मर। तो मुझे बैठा था तो जमाल शाह ने कहा चले आए आप उधर आके। जरा तो लिटरली मेरी जो शिवरिंग शुरू हो गई, ओह माय गॉड, टांगे कांपना शुरू हो हाँ कांपना शुरू हो गई। मैंने Oh कहा my ये God, अब आप यकीन करें सेकंड रो से स्टेज तक जाते हुए ना, हाँ। अच्छा एक गुड लक ये कह लिए कि मैं अपनी यूथ में आई वाज ए गुड कराटे मैन, मेरे पास ब्लैक बेल्ट थी, पंजाब से मैंने बॉक्सिंग भी की, नेशनल जबरदस्त स्विमर रहा, जबरदस्त। हाँ तो उसमें हुटिंग्स वगैरह होती थी। हाँ यस इस चीज़ ने मेरी बड़ी हेल्प की। ठीक है। तो जब मैं उधर जा रहा था तो मैंने कहा यार हुट ही होगा ना, चला जा। आ गया है तो अब देखते हैं हाँ देखेंगे क्या होता है। शाह जी ने मुझे कहा, जमाल शाह साहब ने, कि आप क्या करें बताएं क्या करें। पता नहीं मेरे जहन में क्या है, मैंने कहा सर मैं पादरी का रोल कर लेता हूँ। अब उसके पीछे मेरे बालों ने साथ दिया। ठीक है। तो वो मैंने पादरी का रोल किया, इधर से स्टार्ट किया, क्रॉस जो कर हालांकि वो राइट हैंड से आता है, हाँ। मैंने उल्टा किया ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये ठीक है। अच्छा उधर सईद अनवर और अली सलीम दोनों बैठे थे, तो उन्होंने कहा ये करैक्टर है, इसे पीछे लेके जाऊं। तो अली सलीम ने कहा शाह जी ये करैक्टर तो फ्रंट वाला है, हाँ आप इसे पीछे भेजेंगे। हाँ। सईद अनवर ने कहा कि शाह जी नहीं, इस करैक्टर को हाँ। फ्रंट पे रखें, फ्रंट पे रखें। ये तो करैक्टर बिकने वाला करैक्टर है। हाँ अब मैं सुन रहा हूँ, यानी वो जो पादरी का रोल था। हाँ ठीक है। ये तो बिकने वाला करैक्टर हाँ। है। बिकने से मतलब दो लोग देखते हैं, जिसे देखते लाइक हैं, किया हाँ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शाह जी ने कहा ठीक है। अच्छा उसके ऊपर फिर उन्होंने वो करैक्टर को मर्ज किया और पूरा सीन निकाल के एक गाना बना, अच्छा बिली 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 जिंदाबाद। अभी आप यूट्यूब करेंगे हाँ। तो ये गाना बना, उसके ऊपर मेरा करैक्टर डाला गया कि वो पीछे वो स्क्रीन पर चल रहे हैं सीन और मैं ऊपर आ रहा हूँ करता, बस ये सीन था। ओह माय गॉड। और कुड यू बिलीव कि वो कितना हिट हुआ वो। ओह पीएनसी वालों का थैंक्स टू देम यस। कि उन्होंने मेरी वो पिक्चर को लगवाया। हाँ मैं जब उधर जाता तो गार्ड से लेके दूसरे मिले तक वो ऐसे ऐसे कर रहे थे मेरे साथ। यानी हादसाती तौर पे आप इस फील्ड में आ अच्छा गए। ड्यूरिंग दैट चाइना से फिल्म बनाने के लिए वो आए, तो ऑडिशन थे, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पसंद किया। उन्हें एक कैरेक्टर के लिए मुझे सा, चाइनीज मूवी हाँ। के लिए। ठीक है। तब मैं मोटा ताजा था, अब तो मैंने अपना वेट Weight को कम कर 29 kg कम किया है तब से लेके अब अच्छा तक। ये हम चाइनीज़ मूवी वाली जो स्टोरी है ना, ये जो आप किस तरह से इसमें आपने जो है वो बाजी ली, वो हम जानते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन को बताइएगा Sure. क्योंकि पाकिस्तानी और चाइनीज़ जो है ये किस तरह से आपने ये इसमें क्या आपका किरदार रहा, नाज़रीन ये हम इनसे जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। देख रहे हैं सच सवेरा। आज के दूसरे सेगमेंट में आपके पसंदीदा मेहमान, हमारे पसंदीदा मेहमान राशिद खान साहब हमारे साथ हैं। उनकी लाइफ के हवाले से हम बात करें, इस ग्लैमरस दुनिया के कुछ जो हकीकत है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। राशिद खान साहब बात हो रही थी चाइनीज़ मूवी की, उसमें जब आपको कास्ट किया गया वो बताइए नाज़रीन को। तो मैं बता रहा था कि ड्यूरिंग ड्रामा ना चाइनीज टीम इधर आई, उन्होंने फिल्म बनानी थी, तो ऑडिशंस हुए, मोर देन 500 से ज़्यादा लोग थे। हाँ, क्योंकि वो लोग तो बड़े अच्छा वेल हाँ, जो बिल्कुल अच्छे आर्टिस्ट हैं सारे प्रोफेशनल। हाँ ऑल अराउंड पाकिस्तान। तो आई वाज द फर्स्ट जो सिलेक्ट हुआ। वाओ। अरे कुड यू इमेजिन कि एक वो बंदा रॉ बिल्कुल जिसे कुछ आता ही नहीं है, कोई आते ही कोई शौक ही नहीं, बस ऐसी बात बोलना भी नहीं आता, अच्छा उर्दू सही भी बोलनी नहीं आती, स्टिल वो तो अभी नहीं आती मुझे। एक आर्टिस्ट है वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो अभी सीख नहीं रहा ये हूँ। मैं ऑनेस्ट टू गॉड में सही बता रहा हूँ आपको। हाँ तो आई वाज सिलेक्टेड और मेरे लिए तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग खुशी, Yes. सबसे बड़ी आई थिंक शायद उस वक्त 500 ऑडिशन में से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। First. हाँ बड़ी अचीवमेंट है ये।
اب یہ ہوا جی کہ ہمارے تو سپنے ہم نے تیار کر لیے ہیں. ہاں یہ بھی سپنے ساتھ بننا شروع کر گلیمر دیتے ہیں. کی یہ فیلڈ جو ہے نا اس میں سپنے بہت سپنے ہیں. بہت ہیں. جب اس میں آپ ان ہونا آپ بھی تھوڑا سا جانتی ہیں ایکسپیرینس کتنی ہارڈ فیل ہے, اس میں کتنی محنت ہے. لیکن ایسا ایسا حقیقت پتہ چل جاتی ہے بھائی سپنوں کی دنیا سے نکلے. آسان نہیں ہے اس میں جب ان ہوتے ہیں تو اس میں کتنی ڈیفیکلٹی ہے. میں کہتی ہوں یہ تو سمندر ہے, جتنا آپ اس میں ان ہوتے جائیں گے کنارہ دور. پھر لیگ پولنگ ماشاءاللہ بہت ہے اس میں, بہت 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 ہی زیادہ. تو میں بھی ہوا یہ کہ میں سلیکٹ تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہیں, شوٹنگز ہو رہی ہیں, بٹ آئی واز نو ویئر. تو تھوڑی سی جب میں نے تھوڑا پتہ کیا تو آئی واز, مجھے انہوں نے نکال دیا تھا. اچھا, ڈیپلی شاک. اب میں شو نہیں ہونے دے رہا لیکن میں لیکن اندر ہی اندر ایک چیز کہ دکھی تھا. میں پاسبل تو دکھ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں, کرنا ہی پھر نہیں. سے خفا ہو گئے. ہوا یہ کہ جس آرٹسٹ کو لاہور سے بلوایا گیا تھا, اس کا نام میں نہیں لے رہا, تو ان صاحب کو ادھر رکھا گیا, ہوٹل دیا گیا بڑا اچھے والا, پروٹوکول جو پروٹوکول پورے جو ملتے ہیں, کچھ ایڈوانس پیسے بھی دیے گئے انہیں. اب شوٹنگ کے درمیان شاہ اللہ دیتا میں اس کی ریکارڈنگ تھی, وہ صاحب سے اس دن ان سے کام ہی نہ ہو رہا تھا, سینٹر میں بھول جاتے تھے, ان سے ایکٹنگ نہیں ہو رہی تھی. تو اب ان کا ایک دن کا جو خرچہ جو آپ اخراجات سمجھتے ہیں پروڈکشنز کے, وہ 24-5 لاکھ تھے پر ڈے کے. وہ پورا دن ضائع ہوا ان کا, پورا کرو اس کو سنبھالنا, پھر سارا کام. جمال شاہ صاحب دین ایٹ دیٹ ٹائم وہ چائنا میں تھے. چائنیز انہوں نے فون کیا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کلیم ہم آپ سے لیں گے. اور یہ شاہ جی نے ادھر سے آصف شاہ صاحب کو فون کیا کہ یار میں یہ ٹیم سلیکٹ کر کے گیا تھا, وہ راشد خان کدھر ہے, وہ کہاں گم ہو گیا. آصف شاہ صاحب نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا شاہ جی آپ نے نام بھی نہیں لینا, خبردار, میں نے اسے لعنت بھیجتا ہوں. اب اتنا ہرٹ تھا, یقین شو نہیں ہونے دے رہا تھا. ظاہر کہ سلیکشن کے بعد یہ ہیپننگ, آپ کے ایک سپنے بنے ہوئے ہیں. اب میں سوچ رہا تھا میں پتہ نہیں ہالی ووڈ کا ایکٹر بن جاؤں گا, پتہ نہیں فلاں بڑے یقین کریں بڑے سے سپنے, اور آ رہا ہے پتہ نہیں ٹوٹ گئے ایک دم سے. ایک اولڈ مین یہ سوچ رہا ہے تو بچوں کا کیا حال ہوگا جو اپ کمنگ ینگسٹر ہیں. تو انہوں نے کہا یار, شاہ جی نے کہا, جمال شاہ صاحب نے کہ یار آپ ان سے مل لیں. انہوں نے کہا, اب جمال شاہ صاحب میرے استاد بھی ہیں اس فیلڈ میں لانے والے. تو میں نے کہا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. فون بند کیا تو مسز دیکھ رہی تھیں, انہوں نے مجھے کہا آپ چلے جائیں, جا کے آپ دیکھ بھی لیں. میں نے کہا نہیں. کہتی آپ اتنے دکھی ہیں. میں نے کہا ایسے ہی. کہتی میں ہوں, مجھ سے آپ کیا چھپا رہے ہیں, سہارا دے رہی. ہاں آپ جائیں, پتہ کریں کیوں نکالا آپ کو, کام کریں نہ کریں, لیکن آپ یہ ریزن کو تو آپ ایک ویلڈ ریزن. F8 میں ان کا جو چائنیز نے اپنا کیمپ بنایا تھا, میں ادھر گیا. اب جب میں انٹر ہو رہا ہوں روم میں تو وہ جو ان کا تھا کوآرڈینیٹ کر رہا سب سے, اس نے مجھے دیکھتے کہا او مین ویئر آر یو. میں کہا ویئر آئی ایم. اچھا سامنے نکال کے مجھ سے پوچھ رہے کہاں تھے آپ. میں بورڈ دیکھ رہا ہوں تو میری وہ پکچر جو سب آرٹسٹ کی لگی تھی اس میں میرے انہوں نے کراس مارا تھا. اچھا. آئی واز سرپرائز. میں نے کہا, تو اس نے مجھے کہا انگلش میں کہ تم نے تو انکار کر دیا تھا کام کرنے سے. اچھا یعنی وہ آپ پہ ہی ڈال دیا گیا کہ میں نہیں کام کرنا چاہتا. تم نے تو انکار کر دیا تھا کام کرنے سے, اور تم بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے. یہ چیز اس انڈسٹری میں ہے, ناظرین کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ یہ چیز اس انڈسٹری میں ہوتا ہے. جی ہاں, 1-2 جگہ تو مجھے مار بھی دیا. او مائی گاڈ. آنیسٹلی کہ وہ تو مر گیا ہے, اس کی جگہ دوسرا رکھ لیں. ایسا کرتے ہیں یہ آرٹسٹ ہمارے جو ہیں نا, انہیں سب کو پتہ ہے. یہ اس انڈسٹری کا حصہ ہے یہ چیزیں. یہ اس انڈسٹری میں آنا یہ خوبصورتی ہے اس گلیمرس کی کہ آپ کے جیتے جی آپ کو مار دیا جاتا ہے. تو مجھے اس نے کہا, تو میں نے کہا, اس نے کہا آپ نے تو ڈیمانڈ بھی آپ کی بہت زیادہ تھی. دیکھا حقیقت آپ کو کھلی, آپ نہ جاتے تو آپ کو کیسے پتہ چلتی. میں نے کہا میں مانگ رہا تھا. تو پھر اس نے اپنے ڈائریکٹر سے بات کی. تو وہ ڈائریکٹر نے وہ مجھے دیکھا نا, تو مجھے کہتا, وہ ریکگنائز کیا, اس نے کہتا اشارہ کر کے, وہ موٹا تھا جو اس نے کام کیا تھا جلاد والا رول. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا گڈ ہے. آئی ڈی کارڈ کو صبح آپ نے ٹکٹ لیں, آپ نے گلگت جانا ہے ادھر آپ کی ریکارڈنگ. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ میں معجزہ تو اسے نہیں اپنے لیے کہتا, لیکن یہ اللہ کے اس پہ بلیف کی بات ہے. اس کو اس فیلڈ میں لانا تھا مجھے. یہ اس کی اب کیا اس پہ جو بالکل آپ کی رسک روٹی اس فیلڈ کے ساتھ لکھی ہوئی تھی کہ آپ نے حصہ بننا تھا اس انڈسٹری کا. خدا نہ خاصا روٹی میں اس کے لیے یہ کام نہیں کر رہا. روٹی اللہ نے مجھے بہت دی ہے.
اور وہ روٹی کا بندوبست ہے میرا. اس کے بعد میں ادھر آیا تھا, اور میرا اب بھی نہ تو فیم کا کوئی انٹرسٹ ہے نہ کوئی پیسے کا, لیکن پھر بھی ملتے جا رہا ہے کام ملتا ہے, کام بالکل ٹھیک ہے, اور ایک اچھا کام میں اپنے ماشاءاللہ آپ سے. اس عمر میں بزی رکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, آپ کو اس انڈسٹری میں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کیونکہ آپ بیوی بچوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے مجھے پوچھ کیا, تو میں ذرا جاننا چاہ رہی ہوں, بلکہ ناظرین کو بھی یہ ذرا ہو رہی ہوگی کہ کس عمر میں آپ, کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ 2017 میں, یہ کووڈ سے پہلے. اس میں آپ 2 سال کووڈ کے نکال دیں. ہاں ٹھیک ہے. اور اب 2023 ختم ہو رہا ہے, 5 سال 4 سال ہو گئے. اتنے کم ٹائم پیریڈ میں ماشاءاللہ سے اتنا نام, ایک شہرت, ایک سرٹن حد تک کہ مجھے لوگ جانتے ہیں انڈسٹری کے, بالکل نو ڈاؤٹ. جانتے ہیں, تو آرٹسٹ اگر ایک لائن میں, کیونکہ بریک پہ ہم نے جانا ہے, تو ایک لائن میں آپ سے اگر پوچھوں ناظرین کے لیے, تو آپ نے اس گلیمرس کی دنیا کو کیسا پایا ہے؟ باہر سے تو انتہائی خوبصورت, ویری ٹرو, لیکن اندر میں جتنی اس کی محنت ہے, چاہے وہ ہمارے کروز ممبر ہیں, چاہے وہ کیمرہ مین ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹر ہیں, چاہے وہ ایکٹر ہیں, سو ہارڈ, اتنی ہارڈ کہ آپ کے اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ نے ڈائلاگز یاد کرنے ہیں, اپنے کریکٹر کو یاد کرنا ہے, اپنے کام کو یاد کرنا ہے, پھر اسے سچویشن میں خود کو انوالو کرنا. اس پہ ہم بات کریں گے. راشد صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ناظرین اس پہ بات کریں گے جنہوں نے کہا کہ باہر سے تو یہ بہت خوبصورت ہے. یقیناً آپ کو بہت سارے ناظرین کہتے ہیں کاش ہم بھی شوبز میں چلے جائیں, ڈرامہ انڈسٹری میں چلے جائیں, اس گلیمرس دنیا کا حصہ بنیں. باہر سے دیکھنے میں, جیسے ہمارے مہمان نے کہا, کہ بڑی خوبصورت دنیا ہے, لیکن جب آپ اس میں ان ہوتے ہیں تو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہارڈ یہ فیلڈ ہے, کتنی محنت ریکوائر اس میں ہوتی ہے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ ایک کریکٹر میں خود کو ڈھالنے کے لیے ڈائلاگ یاد کرنے پڑتے ہیں, یہ اس پہ ہم ان سے مزید بات کریں گے کہ کیسے ایک کریکٹر میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت اس میں درکار ہوتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, ان سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کے پسندیدہ, ہمارے پسندیدہ مہمان راشد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ہمیں اس انڈسٹری میں, ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اپنے لائف کے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. راشد صاحب بتائیے گا کہ اب تک آپ کتنے فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں, اور ساتھ ہی دوسرا سوال میرا کہ کسی بھی کریکٹر میں خود کو آپ جب ڈھالتے ہیں, اس کریکٹر کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے آپ کی پرسنالٹی میں کہوں چلبلی سی ہے, اور ڈرامہ کی جب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ کلپس دیکھ رہے ہیں, آپ اتنے ہارش بنے ہوئے, اتنے سخت باسی ٹائپ بنے ہوئے, کیسے؟ زیادہ نہیں ہے چلبلی, کبھی بھی نہیں. نہیں لگ رہا ہے, لگ رہا ہے آپ جو ہے نا وہ خوش مزاج سے. تو ڈرامے میں جب دیکھ رہے اتنے باسی ٹائپ آپ کا سٹائل, اتنے غصے والا, سیریس والا, یہ کردار میں آنا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اچھا, پہلے جو آپ نے کویشچن کیا نا, تو اس میں لگ کے مور دین 40 پلیز میں کر چکا ہوں ماشاءاللہ, اور پائپ لائن میں مور دین 10 ہیں. ابھی پروجیکٹس چل رہے ہیں, یعنی کہ لائن اپ ہو چکے ہیں, لائن اپ کر چکے ہیں جو, اور جو اب آنے والے ہیں نا, 17 سے ایک انڈونیشیا کی ایک ڈاکومنٹری ہے پاکستان پہ, یہ کشمیر کے جو زلزلہ آیا تھا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کی ریکارڈنگ شروع ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ انگلش میں ہے, تو اس میں اب انگلش میں رٹے لگانے پڑیں گے. انگلش میری اچھی تو نہیں ہے, اسکرپٹ رٹنی پڑے گی, وہ رٹے لگانے پڑیں گے. پھر رٹے کے بعد اس کو میں ہیلپ لوں گا اپنی بیٹیوں سے یا مسز سے لوں گا, دیز پیپل آر مائی ٹیچرس. تو پھر وہ میری ایک تو ایکسنٹ ٹھیک کرواتی ہیں, میں بولتا ہوں اس میں پنجابی کا, وہ پھر سے پڑھنا پڑے گا آپ کو, اے بی سی دوبارہ اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. تو مزہ تو ہے, لیکن اس میں سم ٹائم میں اتنا, جب اپنے کنٹرول میں نہیں آتی نا چیزیں, تب بندہ کہتا ہے کوئٹ کر اس عمر میں کیوں اذیت لے رہے ہیں ہم, اتنا سٹریس کیوں لے رہا ہوں میں. تو لائک یو کہ جیسے بھی آپ نے مجھے بریک میں بتایا تھا کہ آپ کے اندر ایک تھی کہ کرنا ہے بس, کرنا ہے بس. تو پھر کہ یار ہار نہیں اب جاتی, ڈوبتے سورج کا زندگی کا اینڈ ہے, تو کرتے جاؤ کچھ نہ کچھ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فیلڈ میں اگر لے کر آئے ہیں تو یقیناً کوئی انہوں نے مجھ سے کوئی کام لینا, یہ میرا بلیو ہے. پتہ نہیں کون سا لینا, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن لینا ہے اس شخص سے جسے صحیح بولنا بھی نہیں آتا. لیکن وہ آج, تو میں آپ کو سامنے آپ کا پروگرام کر رہا ہوں بیٹھ کے. ہاں دیکھیں پروگرام کر رہے ہیں, 2 ہوسٹ آج بیٹھ کے, اداکار نہیں, یہ بھی اینکر ہے. تو مشکل کام ہے جی, چاہے وہ سینئر آرٹسٹ ہیں, چاہے وہ ینگسٹر ہیں, اس میں محنت ہے. پہلے آپ اسے یاد کریں, میمورائز کریں, پھر اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ نے اسے
बिल्कुल अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल apply ऐसे लग करना रहे हैं जैसे रियल है। हाँ, मतलब तो ये वाकई सोचने वाली बात ये है। जो आर्टिस्ट करते हैं इसलिए लोग फिर उन्हें पसंद करते हैं, वो रियलिटी में आते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं एक्टिंग नहीं करता। रियल हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यार हकीकत में मैं क्या करूँगा, ये सीन हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ वैसे करूँ, इसलिए शायद मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो इसमें अच्छा राशिद साहब, बातें इतनी ढेर ज़्यादा है ना, इतने सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे टाइम चूँकि शॉर्ट है, मैं चाह रही हूँ जल्दी से ना वो एक रैपिड फायर सेगमेंट होता है ना, हम वो कर लेते हैं प्लीज़। वो 3-4 मिनट में हम वो कवर करते हैं। मुझे बताइए कि आपको ज़्यादा फेम कौन सा अच्छा लगा, फिल्म इंडस्ट्री का या ड्रामा इंडस्ट्री का? दोनों इक्वल हैं मेरे लिए। तकरीबन हाँ, कैमरा से वही सिचुएशन होती है, बराबर कह सकते ही हैं। है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, ज़्यादा एक होता है ना कि आपका कोई फेवरेट होता है अदाकार या अदाकारा, आप उससे मुतासिर होते हैं, तो आपका पसंदीदा अदाकार कौन सा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी बहुत से एक्ट्रेस बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन एक यंग आर्टिस्ट है अपकमिंग, मैंने उनके साथ काम किया, कान अली, वो मेरा उस्ताद भी है, ठीक है, यंग बॉय। और एक और बच्चा है, उसके साथ मैंने काम किया था, सैयद शहरयार अलवी, अलवी नकवी पूरा नाम उसका है। तो मैंने उसके साथ काम किया था एक प्ले में, रोमियो एंड जमीला। वो प्ले भी आपको मिल जाएगा, रोमियो एंड जमीला। हाँ, बिंजी ऐप्स के ऊपर वो चल रहा है। तो उन दो बच्चों के अंदर इतनी पोटेंशियल है, ऑनेस्टली ये नाम अब याद रखें, यानी वो यंगस्टर्स में आते हैं। यंगस्टर में इतने वो फेम नहीं है अभी तक, लेकिन आप देखेंगे फ्यूचर में कि वो लोग एक अपना मुकाम बनाएंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उनसे मुतासिर हुए? इतना ज़्यादा मैं इंस्पायर हूँ That's उनके great, टैलेंट से। that's अल्लाह करे उन्हें ये मौका मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। योर फेवरेट एक्टर? बहुत सारे हैं, बहुत सारे लेकिन मैं मार्लोन ब्रांडो को ना, मेरा ही इज़ माय फेवरेट। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ग्लैमरस की दुनिया के हवाले से मुस्तकबिल का देखूं आपको लेकर, या ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर देखूं, तो किस तरह का देख रहे हैं? अगर इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात करें तो मेरे नज़दीक इज़ वेरी ब्राइट। अब पूछें क्यों, वजह? पढ़े लिखे बच्चे, बच्चियाँ, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, पढ़े लिखे इंडल्ज हो रहे हैं इस फील्ड में, और ये ब्लेसिंग भी है, और इस इंडस्ट्री में उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। वो पहला वाला दौर अब नहीं है, उठाया और खड़ा कर दिया और उसने कहा ABC पढ़ते रहो बस। हाँ। अच्छा, अगर नौजवानों को देखें तो बहुत सारे नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, चूँकि आप माशाल्लाह से एक नाम, एक मकाम हासिल कर चुके हैं, आपका जो एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा मैं कहूँ कि आप काम जो कर चुके हैं वो इस वक्त नाज़रीन भी शौक होंगे, इतने कम टाइम में इतना बड़ा फेम हासिल, ये भी एक लक है। तो नौजवानों के लिए कुछ ऐसे टिप्स बता दें जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ताकि उसको फॉलो करके एक ब्राइट मुस्तकबिल जो है वो अपना देखें, मैं एक बात, अगर आप स्ट्रगलर हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अनटिल डेथ आप अपने पहले रोजगार को सॉलिड करें, ग्रेट देन इस फील्ड में आए। अदरवाइज आप फर्स्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, हाँ, अदरवाइज ये आपकी मौत है। जबरदस्त। आप लोग स्ट्रेस होकर खुदकुशी की तरफ जा सकते हैं। वेरी ट्रू। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन यंगस्टर के लिए, चाहे वो किसी फील्ड से भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फ्यूचर को स्क्वायर करें। क्या बात है। देन इसमें आए पार्ट टाइम, इसमें अगर आप मत लें इसको। हाँ, इसमें देखें 25 लाख में 25 करोड़ लोगों में या 22 करोड़ लोगों में कितने होंगे ऑन टिप्स, कितने क्रिकेटर्स होंगे, कितने आर्टिस्ट होंगे ऑन टिप्स। आपको कोई चांस नहीं देगा। प्रोडक्शन जो पैसे लगाती है वो अपने पैसे पूरे करने के लिए फेम को लेगी। बिल्कुल ऐसे। वो क्यों देंगे आपको चांस? आप बिक नहीं सकते मार्केट में। बिल्कुल ऐसे। जब आपके पास होगी, आपकी पॉकेट भरी होगी, आपको टेंशन नहीं होगी, आपका टैलेंट फिर प्रोमिनेंट होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच राशिद साहब, आपने वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें नाजरीन के लिए हमारे साथ आपने शेयर की, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके प्रोड्यूसर साहब का भी बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करने का। यासिर, आपका भी शुक्रिया हो गया। थैंक यू। वेल नाजरीन, आज आपके पसंदीदा एक्टर, आपके पसंदीदा शख्सियत हमारे साथ थी, जिनसे हमने इस इंडस्ट्री के हवाले से जाना। आखिर में बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पैगाम दिया कि अगर आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो खुदारा ये बाहर से खूबसूरत दिखने वाली जो इंडस्ट्री है इसका हिस्सा मत बने। पहले आप अपनी फैमिली का रोज़गार का एक ज़रिया बने,
खुद को कामयाब बनाए, पार्ट टाइम इस चीज़ को ले लें, लेकिन फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आने का ना सोचें। ये बाहर की दुनिया है, ये रंगीन दुनिया आपको बाहर से लग रही है, इस दुनिया की हकीकत जब आप इसमें इन होते हैं तो पता चलता है, फिर वापसी का रास्ता आपको नहीं मिलता। तो ये आपने सोचना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।